That's Mike bookmark. एक थे मास्टर जी, पंचायत समिति के स्कूल में नौकरी करते थे। एक बार उनका तबादला शहर से 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव के प्राथमिक विद्यालय में कर दिया गया। उन पर शिक्षा का प्रकाश फैलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। इसलिए मास्टर साहब मई के महीने की तपती दोपहर में प्राइवेट बस की सबसे पिछली सीट पर बैठकर अपनी नई नौकरी ज्वाइन करने जा रहे थे। इस प्राइवेट बस ने उनको कच्ची सड़क पर गांव से 6 किलोमीटर दूर उतार दिया, जहां से ट्रैक्टर या जुगाड़ या पैदल किसी भी तरह से वो गांव तक पहुंच सकते थे। लेकिन इससे पहले उन्होंने डीईओ यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से अपना तबादला रोकने का आग्रह किया, जिसका जवाब गुरुजी को ये मिला कि कोई तो जाएगा ना मास्टर साहब, गांव है तो क्या हुआ, आप शिक्षक हैं, आपका कर्तव्य है बच्चों को शहर के स्कूलों के बच्चों के मुकाबले में तैयार कीजिए, उनकी प्रतिभा को निखारिए। डीईओ साहब ये प्रवचन देकर लंच करने चले गए और मास्टर साहब इस गांव के लिए बस पकड़कर रवाना हो गए। मास्टर साहब जब गांव के स्कूल में पहुंचे तो वहां उत्सव जैसा माहौल नजर आ रहा था। एक ही कमरे में पहली से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई का अद्भुत शानदार प्रबंध किया गया था। इस साम्यवादी विधि से शिक्षा प्रदान करने का आविष्कार अपने यहाँ कई दशक पहले हो चुका है। एक ही कमरे में 5 क्लासों के लिए एक ही शिक्षक था और इस स्कूल को गर्व से एकल शिक्षक विद्यालय का नाम दिया गया था। ये अकेला शिक्षक एक साथ हाजिरी भरने, 5 कक्षाओं को पढ़ाने, बच्चों को अनुशासन में रखने और अपने और चपरासी के तनख्वाह के बिल बनाने का काम करता था। ये अध्यापक एक छड़ी के सहारे इनमें से सिर्फ तीसरे काम यानी अनुशासन बनाए रखने को ही अंजाम दे सकता था। मास्टर जी को देखकर वहां पहले से काम कर रहे टीचर को उतनी ही खुशी हुई जितनी भारी तपस्या के बाद भक्त को भगवान के दर्शन पर होती है, क्योंकि अब नए गुरुजी आ गए थे और पुराने मास्टर साहब को रिलीव होना था। तो हमारे मास्टर जी ने उस अध्यापक को रिलीव किया और गांव के नौनिहालों के स्वर्णिम भविष्य को निखारने का काम अपने मजबूत कंधों पर उठाया। शाम को मास्टर जी गांव में भ्रमण पर निकले। वहां एक दुकान पर यूं ही बैठे हुए एक आदमी के बारे में पता चला कि वो गांव का सरपंच है। उसने कहा, मास्टर जी ठीक से पढ़ाना और हमसे मिलते जुलते रहना, वरना साल भर बाद नया गांव और नया स्कूल होगा। मास्टर जी गांव में सरपंच की अहमियत बहुत अच्छी तरह समझते थे, क्योंकि पिछले स्कूल से उनका तबादला इसीलिए हुआ था कि वे सरपंच के बच्चों को घर पर पढ़ाने के लिए नहीं जाते थे। उन्होंने सरपंच जी को आश्वस्त किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे शिक्षा के विकास और पंचायती राज में बाधा पहुंचे। बीएड की पढ़ाई के दौरान मास्टर जी को ये तो बताया गया था कि बच्चे को किस तरीके से, किस विधि से समझाया जा सकता है, किस तरीके से बच्चे को शिक्षा दी जा सकती है, ये सब उन्हें बताया गया था। लेकिन ये नहीं बताया गया था कि एक ही कमरे में उन 40 बच्चों को जो अलग अलग कक्षाओं के हैं और घोर गरीबी के बावजूद यहाँ पढ़ने आ गए हैं, उन्हें बिना चौक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड के कैसे विद्वान बनाया जा सकता है। बीएड की पढ़ाई के दौरान उन्हें यह भी नहीं बताया गया था कि पंच, सरपंच, बीडीओ और दूसरे अफसरों को शिक्षक के सम्मान में उठकर खड़ा होना नहीं आता, लेकिन टीचर के वेतन बिल वही पास करते हैं। ऐसी हालत में अपनी रीढ़ की हड्डी को सलामत रखकर नौकरी कैसे की जानी चाहिए। बीएड की पढ़ाई में उन्होंने ये भी कभी नहीं पढ़ा था कि समाज अपने सारे दायित्व शिक्षक को सौंपकर सदाचार, नैतिकता और स्वाभिमान से लंबी छुट्टी पर चल रहा है। ऐसे हालात में मास्टर जी गांव के सभी पंचों, सरपंच के नाम, जाति और उनके असर का स्मरण करते हुए अपने घर लौट आए। गांव का ये स्कूल पंचायत भवन के ही एक कमरे में चलता था। वैसे कागजों में स्कूल के पास 5 कमरे थे, लेकिन जमीन नापने और नक्शे तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान न जाने ऐसा क्या हुआ कि स्कूल की जमीन किसी और के नाम हो गई। लेकिन ऐसा तो अपने यहाँ होता ही रहता है, इससे पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ सकता। तो यही ध्यान में रखकर मास्टर जी ने मन लगाकर पढ़ाना शुरू किया। कमरे में ब्लैक बोर्ड घिस चुका था और पंचायत समिति के पास नए ब्लैक बोर्ड के लिए बजट अभी आया नहीं था। इसका फायदा भी था, चौक और डस्टर का खर्च भी बच रहा था। 5वीं तक चूंकि सभी बच्चों को पास करना अनिवार्य होता है, इसलिए इस स्कूल का परिणाम भी कई साल से 100% चल रहा था। बच्चे भी खुश, माँ बाप भी खुश,
हल्दी लगे न फिटकरी शिक्षा नीति लागू हो गई। यहाँ स्कूल में मास्टर जी दरअसल रिंग मास्टर की भूमिका निभा रहे थे। स्कूल में सुबह स्कूल खुलता, कोई बच्चा झाड़ू लगा देता, कोई पानी भर देता, किसी को मिड डे मील के लिए मटर छीलने का काम भी करना पड़ता, कोई हंसता, कोई रोता, कोई पढ़ भी लेता। इस सब के बावजूद आश्चर्य यह था कि इस स्कूल के कई बच्चे कॉलेज तक पहुंच गए थे। पढ़ाई तो चलती ही थी, बीच बीच में मास्टर जी दूसरे कामों में भी व्यस्त हो जाते थे। एक अध्यापक के पास स्कूल के अलावा भी बहुत काम होते हैं। एक बार वो जनगणना के काम में लगाए गए, एक बार उन्होंने पशुगणना भी की। उनकी इच्छा हुई कि पशुओं के कॉलम में एक जगह अध्यापक का नाम भी लिख दिया जाए। दिन में स्कूल में पढ़ाने के बाद उन्होंने साक्षरता कार्यक्रम में हिस्सेदारी भी निभाई। कई अंगूठों को हस्ताक्षर में बदला। गांव में रात में कला जत्थे आते थे जो नाच गाकर गांव वालों को बताते थे कि अनपढ़ रहना पाप है और तुम सब पापी हो। दरअसल जिला मुख्यालय पर जो अध्यापक पढ़ाने के काम से छुटकारा पाना चाहते थे, वे कोई न कोई जुगाड़ लगाकर इन कला जत्थों में शामिल हो जाते और तबला हारमोनियम लेकर टूर पर साक्षरता का काम करने लगते थे। ये लोग अलग अलग गांवों में जाते और लोगों को बताते कि पढ़ना लिखना कितना जरूरी है। वे कई तरह के गीत गाते और बताते कि साक्षरता ही सब मर्जों का इलाज है। मास्टर जी को अपना एक पुराना साथी इस कला जत्थे में मिला जो उनकी ही तरह अध्यापक था और डेपुटेशन पर कला जत्थे में लगा हुआ था। वो मोर के पंख लगाकर नाचता था। इन सब बातों से जूझते हुए भी मास्टर जी अपने स्कूल के बच्चों को भविष्य का गांधी, तिलक और नेहरू बना रहे थे। लेकिन बच्चे थे कि वे भविष्य का सचिन तेंदुलकर, स्टीव जॉब्स और सलमान खान बनने के लिए नंगे पैर नाक सुड़कते हुए पेड़ के नीचे क्रिकेट खेलते नजर आते थे। इस बीच मास्टर जी गांव में अपना पब्लिक रिलेशन यानी PR यानी जनसंपर्क भी बढ़ा रहे थे। पंचों के साथ भी उठने बैठने लगे थे और स्कूल की बजाय नुक्कड़ की दुकान या पान के ठेले पर ज्यादा देखे जाने लगे थे। एक दिन जाने कहां से घूमते घामते DEO यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब गांव में पहुंच गए। उनका पहला हमला मास्टर जी के स्कूल पर हुआ, जहां मास्टर जी अपने अलग अलग कर्तव्यों से बच्चों का मन बहला रहे थे यानी पढ़ा रहे थे। DEO साहब ने स्कूल की दशा देखी और मास्टर जी से उसे और अच्छा बनाने को कहा। मास्टर जी ने कहा, साहब बजट ही नहीं है। तो साहब बोले, बजट छोड़ो, आप तो भामाशाह तैयार करो। भामाशाह ये क्या होता है? पूछने पर मास्टर जी को बताया गया कि महाराणा प्रताप जब अकबर से लोहा ले रहे थे तो उन्हें पैसे की जरूरत थी और एक सेठ भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी थी, इसीलिए उसका नाम हम सब आदर से लेते हैं। हमें भी भामाशाह तैयार करने हैं। साहब ने कहा कि आजकल गांव के संपन्न लोगों को भामाशाह बनाने के लिए तैयार करना पड़ता है, कभी कभी दबाव भी डालना पड़ता है, लेकिन भामाशाह को सम्मानित किया जाता है, उनको माला पहनाई जाती है। तो मास्टर जी आप भी भामाशाह तैयार कीजिए और इस स्कूल की दशा सुधारिए। DEO साहब ने बिना मांगे सलाह दे दी। मास्टर जी ने कहा, साहब स्कूल में दरी और ब्लैक बोर्ड का बजट तो आप भी दे सकते हैं, हर काम के लिए इतने सारे भामाशाह कहाँ से लाए जाएंगे? फिर तो एक दिन तनख्वाह के लिए भी भामाशाह ढूंढने पड़ेंगे। DEO साहब ने समझाया, देखो गुरुजी, जमाना बदल गया, अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का समय है, PPP चल रहा है, सरकार के पास और भी काम है। अब सरकार राज चलाए कि स्कूल देखे, और अब तो अस्पतालों में भी यही योजना लागू हो जाएगी। इलाज कराना है तो अपना भामाशाह खुद पकड़ कर लाओ। ये सब तर्क वितर्क चल रहे थे। इसी बीच अचानक मास्टर जी ने वो कह दिया जिसे सच कहा जाता है, और सत्य कैसा होता है आप सब जानते हैं। मास्टर जी बोले, साहब भामाशाह तो तैयार हो जाएंगे, पर राणा प्रताप कहाँ है? भामाशाह किसके भरोसे अपनी धन दौलत स्कूल को दे दे? अध्यापक के भरोसे जो पंच और अफसरों के सामने हाथ जोड़े खड़ा मिलता है? अधिकारियों के भरोसे जो स्कूल तो क्या भामाशाह तक को हजम करने की ताकत रखते हैं? या पंचों, प्रधानों और दबंगों के भरोसे जिनके घरों के बरामदे स्कूल की जमीन के नक्शे में नजर आते हैं? अब सच तो जैसा होता है वैसा ही ये भी सच था और कड़वा था, और DEO साहब के सामने एक मामूली मास्टर जी ने बोला था, इसलिए ये सत्य न होकर अपमान माना गया। साहब रवाना हो गए। अपनी जीप में बैठने से पहले DEO साहब ने अपने PA से पूछा, अभी ट्रांसफर चल रहे हैं ना, लिस्टें तो बन रही होंगी, कोई और दूर गांव का स्कूल देखो जहां ये मास्टर जी अपने ज्ञान की रोशनी फैला सके।
अब मास्टर जी तहसील से 50 किलोमीटर दूर के एक स्कूल में भेज दिए गए हैं, जहां जाने के लिए कोई प्राइवेट बस भी नहीं मिलती। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.